आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है गौरव टोकस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, हाउ, वेयर एंड व्हेन। एक टाइम था जब हिस्टोरियन सिर्फ और सिर्फ डेट्स में ही खोए रहते थे। कौन सा राजा कब गद्दी पे बैठा, कब उसने कौन सी लड़ाई जीती, कब उसकी डेथ हुई, अगला कौन राजा गद्दी पे बैठा, सिर्फ डेट्स 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 और कुछ भी नहीं। लेकिन आज टाइम बदल चुका है। आज हम सिर्फ डेट्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज हम जिस हिस्ट्री को उठाते हैं, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाते हैं, हमें नहीं पता होता कि उसका एग्जैक्ट पॉइंट क्या है। इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स और एग्जांपल्स के साथ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी डेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है और उनके कितने मायने हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1, हाउ, व्हेन एंड वेयर। एक समय था जब हिस्टोरियंस सिर्फ और सिर्फ डेट्स की बातें करते रहते थे, सिर्फ डेट्स में ही खोए रहते थे। उनकी डिबेट्स चलती रहती थी, बहस चलती रहती थी कि कौन सा राजा कब गद्दी पे बैठा, कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई। सिर्फ डेट्स का मतलब ही हिस्ट्री माना जाता था। तुमने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बोरिंग है भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटों को मेमोराइज करना पड़ता है, डेटों को याद करना पड़ता है, रट्टे मारते चलो, तारीख तारीख तारीख, डेट्स एंड डेट्स। क्या ये सच है कॉन्सेप्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ चेंजेस है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होते हैं। लेकिन हर एक चेंजेस को या हर एक पास्ट इवेंट को हम हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते। जैसा कि मैंने कल क्या खाना खाया था, क्या ये हिस्ट्री माना जाएगा? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी ने कल रात को क्या खाना खाया था, क्या ये हिस्ट्री माना जाएगा? नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की, किसी लीडर या फेमस पर्सनालिटी की खाना खाने से अगर मौत हो जाती है, वो डाई कर जाता है, तो वो हिस्ट्री में काउंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध की डेथ जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या खाया था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो इवेंट किसी ना किसी रिलीजियस, सोशल या पॉलिटिकल इफेक्ट डालता है हमारे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो हम हिस्ट्री के अंदर सिर्फ वो ही चीजें इंक्लूड करते हैं जो हमारी पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी या रिलीजन पे कोई ना कोई इफेक्ट छोड़े। तो हिस्ट्री हमें वो सारी चीजों को ढूंढने में मदद करती हैं जो हमारे पास्ट में थी और जिन्होंने हमारे उस पास्ट को चेंज किया। आज जिस समय में हम रहते हैं वहां पे हम अक्सर हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को पुट अप नहीं करते। हम हर एक चीज को ऐसे ही टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने आसपास के वर्ल्ड को या एनवायरनमेंट को देखते तो हैं, लेकिन हम फिर भी कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पुट अप करते हैं। हमें ये लगता है ये चीज हमेशा से ही यहीं रही होगी। जैसे कि अगर मैं मेट्रो की बात करूं, तो आने वाली जो जनरेशन है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने पैदा होने के साथ ही मेट्रो देखी है। तो उनको कभी भी ये रियलाइज नहीं होगा कि मेट्रो से पहले क्या हुआ होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। जिस तरह से अगर हम किसी को एक कप चाय पीते हुए देखते हैं किसी भी रोड साइड कॉर्नर पे, तो हम ये सोचने पे कई बार मजबूर हो जाते हैं कि क्या चाय और कॉफी से पहले लोग कुछ और पिया करते थे, या कब से उन्होंने ये चाय और कॉफी पीना शुरू किया होगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम चलती हुई ट्रेन से अगर विंडो के बाहर देखते हैं, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि रेलवे बनने से पहले लोग इतनी लंबी दूर की जो ट्रेवल है, यात्राएं हैं, वो किस तरह से करते होंगे। एक और एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, कि आज के टाइम पे हम न्यूज़पेपर मॉर्निंग में अक्सर हर कोई न्यूज़पेपर रीड करता है, और जो भी इवेंट्स और एक्टिविटी होती है हमारी डे टू डे लाइफ की, उसको वो रीड आउट करता है। लेकिन क्या हमारे दिमाग में ये आता है कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग स्टार्ट होने से पहले लोग बाग किस तरीके से इन न्यूज़ को पाते होंगे, या लोगों को किस तरह से इन इवेंट्स के बारे में पता लगता होगा। इस तरह के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हमें टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट को देखें, तो हम उसे पर्टिकुलर ईयर या मंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मंथ या ईयर को हम प्रॉपर फिक्स नहीं कर सकते हैं।
जैसा कि हम उस एग्जाम्पल को दोबारा से उठाते हैं, जैसे कि हम किसी को अगर चाय या कॉफी पीते हुए देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस पर्टिकुलर मंथ या ईयर में उसने चाय पीना स्टार्ट कर दिया होगा। इंडिया के अंदर भी जो चाय पीनी स्टार्ट की गई होगी वो किसी एक दिन स्टार्ट नहीं कर दी गई होगी कि लोग उठे और उस दिन से सबने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। उसका टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगा। इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भी एक ही दिन में रूल करना स्टार्ट नहीं कर दिया था। इन सब में टाइम लगता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कोई एक दिन में स्टार्ट नहीं हो गई, या हमारे इकोनॉमी और सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस एक दिन में नहीं हो जाते। इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और ये टाइम हम पर्टिकुलर मंथ या ईयर के बिहाफ पे फिक्स नहीं कर सकते कि उस डेट को या उस ईयर को हमारा ये पर्टिकुलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। सो इन सारे इवेंट्स को एक प्रॉपर स्ट्रेच ऑफ टाइमिंग से काफी लंबा समय लगता है कंप्लीट होने के लिए, तो हम इसको एक अप्रोक्सीमेट पीरियड कह सकते हैं कि हाँ लगभग इतने टाइम पहले ये हुआ होगा, ना कि पर्टिकुलर एग्जैक्ट मंथ और डेट। एक टाइम था जब हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ राजाओं के आसपास घूमती थी। कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन कौन से बिग बिग इवेंट्स हुए, राजा की क्या पॉलिसी थी, तो उस समय के हिस्टोरियंस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पे ध्यान दिया करते थे कि किस साल राजा गद्दी पे बैठा, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके बेटा हुआ, कब उसने किस साल कौन सी पर्टिकुलर लड़ाई लड़ी, किस साल उसकी डेथ हुई, और किस साल उसके बाद उसका सक्सेसर थ्रोन पे गद्दी पे बैठा। पर जैसा कि आप पिछले 2 सालों से अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ते आ रहे हो, उसका टाइटल भी है आवर पास्ट, जिसके अंदर हिस्टोरियंस अब दूसरे इश्यूज पर भी क्वेश्चंस पुट अप करने लगे हैं, जैसे कि उस समय लोग किस तरह से अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे और वो क्या खाते थे, किस तरह से सिटीज डेवलप हुई और मार्केट्स अस्तित्व में आई, मार्केट्स कैम अप, किस तरह से किंगडम्स फॉर्म हुए और न्यू न्यू आइडियाज स्प्रेड हुए, या किस तरह से कल्चर्स और सोसाइटीज में चेंजेस आए। तो अब हिस्टोरियंस सिर्फ ईयर के ऊपर फोकस ना करके वो दूसरे इश्यूज के ऊपर फोकस करने लगे हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है विच डेट्स, मींस कि कौन सी डेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जब भी हम पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं तो उसके अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी इवेंट्स की डेट्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन जब भी हमारा फोकस जो है वो चेंज होकर के दूसरे कॉन्सेप्ट पे चला जाता है, तो ये वाली डेट्स इंपॉर्टेंट ना रह करके उस न्यू टॉपिक के इवेंट्स की डेट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नहीं आया समझ में, सर के ऊपर से उड़ गया। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें इंडिया के अंदर, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के और लास्ट वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन तक, इन सभी का जो रूल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करें तो इनके लिए हुए सारे के सारे स्टेप, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, वो सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बन जाते हैं। कौन सा गवर्नर जनरल कौन से ईयर अपॉइंट हुआ वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि वो उसी टाइम पीरियड की बात है, तो वो डेट्स इंपॉर्टेंट ना होकर के नेशनल इवेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही टाइम फ्रेम में, एक ही ड्यूरेशन में अगर हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग इवेंट्स की डेट अलग अलग टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ फोकस कर रहे हैं तो गवर्नर जनरल्स के अपॉइंट होने की या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की हर ईयर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। जबकि नेशनल मूवमेंट की तरफ हम जब ध्यान देते हैं तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी डेट्स जो है वो तब इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट सब टॉपिक आता है हाउ डू वी पीरियडाइज। 1817 में जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट हिंदू हिस्ट्री, सेकंड मुस्लिम टाइम पीरियड और थर्ड ब्रिटिश। और अपने इस काम को उन्होंने नाम दिया अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने जो कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस पीरियडाइजेशन को वाइडली एक्सेप्ट किया गया। लेकिन क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है?
क्या इंडियन हिस्ट्री को इन 3 पोर्शन में या पार्ट्स में डिवाइड करके देखना क्या सही होगा? तो सवाल उठता है कि हम हिस्ट्री को पीरियडाइज ही क्यों करते हैं, हम उसको क्यों पीरियड्स में डिवाइड करते हैं? तो सबसे पहली बात, जो इंडियन हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा वास्ट हिस्ट्री है कि हम उसे एक लॉट में पढ़ ही नहीं सकते, वो लगभग इम्पॉसिबल है। तो हमें उस इंडियन हिस्ट्री को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करने की नीड पड़ जाती है। तो हम डिवाइड करते वक्त ये चीज़ देखते हैं कि उस टाइम पीरियड की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मींस उसने उस टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट डाले हैं, क्या बड़ा सोशल चेंज हुआ है, कोई बड़ा इकोनॉमिक चेंज हुआ है या कोई पॉलिटिकल चेंज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम किस तरह से उस टाइम पीरियड को दूसरे टाइम पीरियड से अलग कर सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं, या फिर हम अपने आइडियाज़ को, जो हमारे पास्ट के आइडियाज़ हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते वक्त भी पीरियडाइज कर सकते हैं। लास्ट थिंग हम ये देखते हैं कि जो चेंज हुआ है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, उसका कितना सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम इस इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज करते हैं। जेम्स मिल ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश रूल को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे कि मिल कहते हैं कि एशियन सोसाइटीज यूरोपियन सोसाइटीज से कम सिविलाइज है। जेम्स मिल के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले हिंदू और मुस्लिम्स का डेस्पोटिक रूल हुआ करता था इस कंट्री के अंदर। यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, कोई किसी के धर्म को टॉलरेट नहीं करता था, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था और अंधविश्वास समाज में फैला हुआ था, सुपरस्टिशन। मिल ये भी मानते थे कि ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। इस सब के लिए ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर यूरोपियन मैनर्स, तौर तरीकों को, आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस को और लॉ, कानून को इंडिया के अंदर लाना होगा। जेम्स मिल इनफैक्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स को इंडिया की सारी टेरिटरीज को कॉन्कर कर लेना चाहिए, जो कि वो यहाँ के इंडियन पीपल को एनलाइटन कर सकें। एनलाइटमेंट मीन्स उनको नॉलेज दे सकें और उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकें। जेम्स मिल के अकॉर्डिंग इंडिया कैपेबल नहीं है कि वो डेवलप कर सके, प्रोग्रेस कर सके विदाउट ब्रिटिश हेल्प। यहाँ तक कि वो ब्रिटिश रूल से पहले के टाइम पीरियड को एक डार्कनेस कहता है, एक अंधकार का युग कहता है। क्या ये सारी बातें आज के टाइम पे एक्सेप्ट की जा सकती हैं? तो क्या हम किसी भी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम पीरियड के तौर पे बांट सकते हैं? चलिए देखते हैं। क्या बहुत सारे फेथ इन पीरियड्स में हमें एक साथ देखने को नहीं मिलते? क्या हम रूलर के रिलीजन बेसिस के ऊपर, क्या हम उस पर्टिकुलर एज को हिंदू या मुस्लिम हिस्टोरिक एज बोल सकते हैं? क्या हम इसको पीरियडाइज कर सकते हैं? क्या ये सब करने से उस समय उस एरिया में रह रहे जो सब्जेक्ट्स हैं, सिटीजन्स हैं, क्या उनकी लाइफ्स या उनकी प्रैक्टिस पे कोई मैटर नहीं करता? और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एंशियंट टाइम में भी बहुत सारे रूलर्स जो वो सेम फेथ को नहीं फॉलो करते थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन रिलीजन को फॉलो करते थे, जबकि अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। और इन दोनों ने ही अपने टाइम पीरियड में जैनिज्म और बुद्धिज्म को अपना स्टेट रिलीजन बना दिया था। और उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे और जो रूलर्स थे, जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज या महाजनपदास में रूल कर रहे थे, वो हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि रूलर जो है वो किसी भी धर्म का हो, उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फेथ और रिलीजन है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हम सिर्फ रूलर के रिलीजन के बेसिस पे हम टोटली पीरियड को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेडिवल टाइम पीरियड को ही ले लें। मेडिवल टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर दोनों ही हमने मान लिया कि बहुत बड़े बड़े एरियाज जो हैं वो डोमिनेट करते थे। लेकिन उस टाइम पीरियड में भी हमें पता है कि राजपूताना पूरा का पूरा एक हिंदू वर्शिपिंग एरिया था। यहाँ तक कि विजयनगर एम्पायर भी टोटली एक हिंदू किंगडम था। और हमें दूसरी ट्राइबल किंगडम्स को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि गॉन्ड्स, अहोम्स, चेरोस, भील्स। तो ये भी अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को वर्शिप किया करते थे। इसी तरीके से अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टिल वर्शिपिंग आइदर हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, सिखिज्म एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर रूलर के धर्म के बेसिस पे
हम पूरे के पूरे टाइम पीरियड को नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि उस समय ही वहाँ की मास, वहाँ के सिटीजन्स दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस डिवीजन में बिल्कुल प्रॉब्लम है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड को मूव आउट कर दें तो हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। लेकिन इस डिवीजन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स कैसी, देखते हैं। जैसे सबसे पहले कि ये जो क्लासिफिकेशन है पीरियड्स में डिवाइड करने की इंडियन हिस्ट्री को, ये वेस्ट से बोरो की गई है। वेस्ट के अंदर मींस यूरोप के अंदर मॉडर्न पीरियड उस पीरियड को कहा गया है जहाँ पे मॉडर्निटी के फोर्सेस दिखाई देते हैं, जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। तो इस टाइम पीरियड के इन्होंने अपना मॉडर्न टाइम पीरियड माना है। अगर हम बात करें मेडिवल टाइम पीरियड की, तो मेडिवल एक वो टर्म उन्होंने यूज किया है उस सोसाइटी के लिए जहां इस तरह के मॉडर्न सोसाइटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर हम बिना क्रिटिसाइज किए इस करेक्टराइजेशन को, इस करेक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे भी ना तो हमें इक्वालिटी मिलती है, ना फ्रीडम, ना लिबर्टी, ना ही यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस को देखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को एज इट इज कॉपी कर लिया वैसे, तो ये टोटली गलत है। क्योंकि जहाँ वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर ये प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को दिखाता है, तो इंडिया के अंदर वहीं पे यहाँ उस टाइम पे कॉलोनिज्म माना जाता है। जैसा कि बहुत सारे हिस्टोरियंस इस टाइम पीरियड को मॉडर्नाइजेशन ना कह करके कॉलोनिज्म कहते हैं। तो सवाल उठता है कि कॉलोनिज्म असल में है क्या। तो कॉलोनिज्म एक टर्म है जिसका मतलब है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को कंट्रोल करके, कैप्चर करके उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसका शोषण करती है, उसके सारे रिसोर्सेस अपने लिए यूज करती है, उसे गुलाम बना लेती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो इसी टर्म को कॉलोनिज्म कहा जाता है, जहां एक मदर कंट्री एक स्लेव कंट्री को एक्सप्लॉइट करती है इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, ट्रेडिशनली, अपने फायदे के लिए। नेक्स्ट सब टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिटन डॉक्यूमेंट्स में बिलीव करता था, चाहे वो कोई इंस्ट्रक्शन हो, प्लान हो, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हर किसी को क्लियरली लिखा जाता था। क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एक बार लिख लिया गया तो उसे प्रॉपरली स्टडी किया जा सकता है और उस पर बाद में डिबेट भी हो सकती है। ब्रिटिश ये भी मानते थे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लेटर्स को केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स सेटअप किए जो कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच होते थे, जैसे कि विलेज तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्टोरेट, कमिश्नर का ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट के ऑफिस या लॉ कोर्ट, हर किसी बिल्डिंग के अंदर रिकॉर्ड रूम होते थे। यहाँ तक कि उन्होंने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स के लिए आर्chives और म्यूजियम्स भी बनवाए, जहाँ पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके, संभाल करके रखा जाता था। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली कॉपी किया जाता था, वो भी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के साथ, जिसे कैलीग्राफी कहते हैं। लेकिन जब 19th सेंचुरी के मिड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो मल्टीपल कॉपीज इन रिकॉर्ड्स की प्रिंट कर करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रिजर्व की जाने लगी। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है सर्वे बिकेम इम्पॉर्टेंट। अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वे होने स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि पूरे एंटायर कंट्री का मैप फॉर्म हुआ। विलेजेस के अंदर रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट किए गए, कोशिश की गई कि इंडिया की टॉपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा मींस नेचुरल वेजिटेशन, फौना मींस वाइल्ड लाइफ, लोकल हिस्ट्रीज और क्रॉपिंग पैटर्न का पता लगाया जाए। क्रॉपिंग पैटर्न मींस कि कौन से सीजन में इंडियन फार्मर्स कौन सी फसल उगाया करते थे। 19th सेंचुरी के एंड तक सेंसस जो है वो हर 10 साल में कंडक्ट कराने स्टार्ट कर दिए। जैसा कि इस बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो फर्स्ट 10 ईयर सर्वे जो था वो स्टार्ट हुआ था 1872 में। उसके बाद जो
प्रॉपर सर्वे हुआ था वो था 1881। उसके बाद से हर 10 साल बाद एक प्रॉपर सर्वे कंडक्ट होने लगा, जैसे 1881, 1891, सो ऑन। इन सर्वे में डिटेल्ड रिकॉर्ड रखे जाते थे, जैसे कि ब्रिटिश प्रोविंस में इंडिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो लोग किस कास्ट किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं और वो लोग क्या ऑक्यूपेशन करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और सर्वे भी कंडक्ट होती थी, जैसे बॉटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो हमें ये ऑफिशियल रिकॉर्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताते थे। जैसा कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये ऑफिशियल थॉट्स को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स किन फील्ड में इंटरेस्टेड थे, वो जो चाहते थे कि फ्यूचर जनरेशन सिर्फ इतना ही जाने, वो सिर्फ उतना ही प्रिजर्व करके रखते थे, इसके अलावा वो ज़्यादा नहीं लिखते थे। इसके अलावा ये रिकॉर्ड हमें ये नहीं बताते हैं कि इस कंट्री के दूसरे लोग क्या सोचते थे, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़, पुअर पीपल, इलिटरेट, फार्मर्स। तो ये कम्युनिटीज क्या सोचती थी, कैसे अपना लाइवलीहुड अर्न करती थी, उनकी सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इन सब के बारे में रिकॉर्ड्स फोकस नहीं करते। तो इन सब के लिए हमें कहाँ देखना चाहिए? तो जब हम अपनी सर्च स्टार्ट करते हैं इन सोर्सेज के लिए, तो हमें बहुत से सोर्सेज मिलते हैं, जैसे लोगों द्वारा लिखी हुई डायरीज, पिलग्रिम या ट्रेवलर्स के अकाउंट्स, ऑटोबायोग्राफीज जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की हों, पॉपुलर बुकलेट्स जो लोकल बाजार में बेची गई। जब प्रिंटिंग टेक्निक स्प्रेड हुई, न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, इशू हुए, तो लोगों के बीच में डिबेट्स होने स्टार्ट हुए। लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने इन आइडियाज़ के बारे में लिखा, पोएट्स और नॉवेल्स ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। लेकिन इन सोर्सेज से भी हम कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में नहीं पता लगा पाते, जैसे कि ट्राइबल पीपल या पीजेंट्स के एक्सपीरियंस, वो वर्कर्स जो माइंस में काम करते हैं, पुअर पीपल जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी होगी और सोर्सेस को खंगालना होगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि ये चैप्टर सभी को समझ आया होगा। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। जय हिंद।